हेलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है तो शायद आप बोलोगे 8 बज रही है, 9 बज रही है, 10 बज रही है, ठीक है। और आप कुछ नहीं बोलोगे, आप मुझसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन शायद ना पूछो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस मार्कर पे फोर्स लगाओ तो आप मुझसे काफ़ी सारे क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि सर किस डायरेक्शन से लगाएं, इधर से लगाएं, इधर से लगाएं, इधर से लगाएं, इधर से, ऊपर से, नीचे से। इनफाइनाइट डायरेक्शन है जहां से हम इस पर मार्कर पे फोर्स लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि क्वांटिटीज जो है वो दो तरह की हो सकती है, ठीक है। एक क्वांटिटी वो होती है जो अपने साथ डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करती है, और एक क्वांटिटी वो होती है जिसके साथ हमें डायरेक्शन को इंक्लूड करना पड़ता है, तभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंच पाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया टाइम का। अगर मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूं तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दोगे कि हाँ टाइम इतना हुआ है। या मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, जितने भी आपकी हाइट है उतने फुट आपकी है। आप मुझसे नहीं पूछोगे किस डायरेक्शन से, हाइट तो यही होती है। तो जो हाइट है नीचे से लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक वो फिक्स है। जैसे मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं बोलूं आप 1 किलोमीटर दूर जाओ आपके घर से, वहां पे खजाना गाड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में, क्योंकि आपके घर से 1 किलोमीटर दूर इनफाइनाइट प्लेसेस हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली कहां खोदना है जहां पे खजाना गड़ा हुआ है। तो कुछ डायरेक्शन या कुछ क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है, उन क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर। और आज के लेक्चर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर क्या होता है एक बार और समझ लेते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 2.5, 2.7 जो भी हो। फिर चाहिए होता है एक यूनिट, प्रॉपर यूनिट चाहिए होता है। यूनिट कौन सी हो सकती है? कोई भी हो सकती है, SI, MKS, CGS जो भी हो। तो नंबर और साथ में एक यूनिट, अभी तक हम इतना समझते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुछ डायरेक्शंस, कुछ क्वांटिटीज को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्वांटिटीज जिन्हें बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको एक दिया, फोर्स। अब क्योंकि आप सभी 9th 10th पास कर चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बहुत सारी होती है वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट, दैट्स इट। हमें उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि मान लो मास, डिस्टेंस एक्सेट्रा, बहुत सारी होती है स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मान लो आपका मास, मेरा वेट कितना है? मेरा वेट है 70 किलोग्राम वेट, 70 किलोग्राम वेट। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट बेसिकली फोर्स होता है, ध्यान समझना। वेट फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई प्लैनेट फोर्स लगा रहा है उसे हम कहते हैं वेट। तो वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।
तो बार बार बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है। आपका जो वेट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ काम कर रहा है और मेरा भी वेट अर्थ के सेंटर की तरफ है। हम अर्थ के ऊपर या अर्थ के सराउंडिंग में जहां पे भी जाएंगे, हमारा जो वेट है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करता है, इसलिए अलग से बोलना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मास इज इंडिपेंडेंट, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। आप आलू खरीदने जाते हो, 2 किलो आलू दे दो, तो 2 किलो आलू का मतलब क्या है? 2 किलोग्राम। किलोग्राम इज मास, 2 किलोग्राम आलू। तो वो ये नहीं पूछेगा किस डायरेक्शन से तोल के दूं, वो आपको सिर्फ तोलेगा और दे देगा, वेट करेगा और दे देगा। तो वहां पे हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपसे पूछा टाइम कितना हो रहा है, टाइम आपने बोला 8 बज गए, 9 बज गई। आप घड़ी को ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे कैसे भी देखो, टाइम फिक्स है, जो है वो है। हालांकि टाइम की भी डायरेक्शन फिक्स है। आप बोलोगे टाइम की डायरेक्शन फिक्स है, मतलब टाइम की भी डायरेक्शन फिक्स होती है। टाइम पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर जाता है, ये फिक्स है। और बहुत सारी थियरीज है टाइम को लेकर के, टाइम पे इन्फिनिट डिस्कशन हो सकता है, उसको हम छोड़ देते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं वेक्टर और स्केलर। तो दो तरह की क्वांटिटीज हो गई। वेक्टर को बताने के लिए डायरेक्शन चाहिए, स्केलर को बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। दोनों को ही बताने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और यूनिट भी चाहिए होता है। अगर मैं आपसे बोलूं आपका मास कितना है, आपने बोला 2, तो 2 कितना? 2 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 2 किलोग्राम, 2 तोला है, 2 आउंस है, 2 पाउंड है, कितना है वो आपको बताना पड़ेगा ना। तो यूनिट इज अ मस्ट, तो यूनिट तो होनी ही चाहिए, डायरेक्शन हो या ना हो चलता है। अब बात करेंगे हम वेक्टर्स के ही अंदर, और बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखिए वेक्टर क्योंकि स्पेशल क्वांटिटीज होती है, अलग तरह की यूनिट्स क्वांटिटीज होती हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका अलग होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि किसी भी वेक्टर को, मान लो वेक्टर है ए, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक एरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एरो बनाते हैं। तो इसे कहेंगे ए वेक्टर, ए वेक्टर, ताकि हमें पता लगे कि हाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो का जो ये मुंह है, जो फेस है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और इसकी जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। अब मान लो मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, अ फोर्स 5 न्यूटन इज एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां तो आप इतनी लंबी लाइन लिखो, अ फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, या आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, ये नॉर्थ की तरफ 5 न्यूटन, दैट्स इट। अ फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ हम मान लेते हैं कि भैया 5 सेंटीमीटर लिए। 5 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम वेक्टर को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम वेक्टर क्वांटिटी को लेंथ से कंपेयर करके और इस तरह से एरो बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी बुक में अगर हमको लिखना है कोई क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, हमें बताना है कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उस क्वांटिटी के ऊपर एरो बनाते हैं, तो इसको कहते हैं ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को। इसके बाद एक और लेते हैं, मान लीजिए 2 फोर्सेस है, 2 फोर्सेस, 1 एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। तो एक नॉर्थ की तरफ काम कर रहा है, एक साउथ की तरफ काम कर रहा है। बोथ हैव मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। तो एक बनाएंगे 2 न्यूटन ऊपर, एक बना देंगे 2 न्यूटन नीचे, ऐसे। ये लो, खत्म, दैट्स इट।
तो इतना सब लिखने की जगह हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 2 न्यूटन नॉर्थ में, 2 न्यूटन साउथ में। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का फायदा यह है कि हम आराम से कैलकुलेशन जो है बहुत आसान हो जाती है हमारी। अगर हम किसी भी चीज को अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद सभी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड। आप समझिए, मैंने लिखा ए वेक्टर इज 2 न्यूटन, तो ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। मान लो अलोंग एक्स, पॉजिटिव एक्स, तो ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है इस तरह से। ठीक, अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा मोड, इसे कहते हैं मोड, मॉड्यूलस, मोड या मॉड्यूलस। तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे ऐसे बस 2 न्यूटन। तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर किसी भी वेक्टर का अगर पूरा वेक्टर बताना है तो वेक्टर में यूनिट है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, यूनिट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। लेकिन केवल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ 2 न्यूटन चाहिए मान लो, तो हम लिखेंगे इस तरह से। तो अगर ये लिखा हुआ है कहीं पे बुक में तो समझ जाना कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मोड। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होती है, कई बुक्स में, जो स्टैंडर्ड बुक्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि वेक्टर को थोड़ा सा बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली तो क्या होगा, ए वेक्टर ऐसे लिख दोगे, लेकिन कई बार बोल्ड लेटर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जहां पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, एरो नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर बोल्ड लेटर से भी लिख सकते हैं। तो बोल्ड लेटर का मतलब भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है वेक्टर का। देखिए बेसिक है, सीखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 2 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन साउथ डायरेक्शन and another force acting towards ले लो नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब एक तो लग रहा है साउथ में और दूसरा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में। मान लो ये मेरी बॉडी थी, ये ऑब्जेक्ट था जिस पे फोर्स काम कर रहे थे। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों फोर्सेस को? पहली बात यह है कि 2 न्यूटन के हैं दोनों फोर्स। ठीक है, दोनों फोर्स 2 न्यूटन के हैं। पहला है टुवर्ड साउथ, तो साउथ तो नीचे होता है। अच्छा, डायरेक्शन याद रखना है, जिसको याद नहीं है ऐसे होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट, लेफ्ट में होता है वेस्ट। ठीक है ना? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? अब समझिए इसको, यहां पर साउथ में लगाया मैंने एक फोर्स 2 न्यूटन का, तो 2 न्यूटन लिख दिया। दूसरा कहां है? दूसरा फोर्स है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, वेस्ट बंगाल, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट ये रहा। तो कहां लगेगा? नॉर्थ ईस्ट ऐसे लगना चाहिए। मतलब अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है? अब क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है तो दोनों की लेंथ भी बराबर ही लेनी चाहिए है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसका।
तो कैसे करेंगे, यहां पर अगर हमने साउथ में 2 न्यूटन लगा दिया है तो नॉर्थ ईस्ट में भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देंगे। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये रिप्रेजेंट हो गया। अब इसका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड, बहुत सारी चलेगी बातें, अभी तो लेक्चर्स बाकी है, बट फिलहाल हमें रिप्रेजेंट करना तो आना चाहिए। क्लियर है? देखिए एक क्वेश्चन और देता हूं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप उसको डायग्राम बनाइएगा सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अ मैन गोज फ्रॉम होम टू होम, फ्रॉम होम टूवर्ड्स नॉर्थ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा, देन टेक लेफ्ट टर्न, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, सबसे पहले नॉर्थ में जा रहा है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेकर के वो 3 किलोमीटर जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेकर के 3 किलोमीटर जा रहा है, देन टेक्स another left and goes 4 किलोमीटर। एक और लेफ्ट टर्न लेता है, पहले एक लेफ्ट लिया, दूसरा लेफ्ट लेगा, 4 किलोमीटर जाएगा, देन वो जाएगा मान लो ईस्ट में, ईस्ट 3 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आदमी नॉर्थ में जाएगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, 3 किलोमीटर जाएगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, 3 किलोमीटर जाएगा, फिर ईस्ट में जाएगा, फिर 4 किलोमीटर चलेगा। आपको ये बताना है कि वो कहां पर है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। पोज करके कोशिश करते हैं। चलो तो बात करते हैं। सबसे पहले अ मैन गोज फ्रॉम होम टूवर्ड्स नॉर्थ 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगा, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ में भेज दिया। नॉर्थ ऊपर होता है, बना हुआ है। देन टेक्स लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट मतलब इधर, इधर आएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्थ वाला थोड़ा बड़ा लिया था तो लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा लेंगे। 3 किलोमीटर है तो थोड़ा सा 3/4 लेंथ लेंगे। देन टेक्स अनदर लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर। तो यहां पे आने के बाद वो कुछ ऐसे खड़ा है, लेफ्ट लेगा तो नीचे जाएगा। कितना चला? अनदर लेफ्ट गोज 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला भाई ये। इसके पैरेलल आ गया नीचे यहां पर। देन ईस्ट, ईस्ट में जाएगा। अब ईस्ट कहां है? यहां पर आने के बाद नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्ट आएगा इधर 3 किलोमीटर। तो जहां से वो चला था वहीं पर वापस आ गया है 14 किलोमीटर चल के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अगर यहां देखोगे तो डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस चला 7 और 7 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट 0। हालांकि ये कंसेप्ट हम दोबारा पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मोशन में, नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा उसमें। लेकिन यहां पर हम समझने के लिए ध्यान, अगर हमें थोड़ा सा 10th का नॉलेज है, क्योंकि सब 10th पास ही बच्चे हो, 11th में हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर कंसेप्ट याद है तो ये 14 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 किलोमीटर। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इस पे काम करो, थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। क्वेश्चंस आप डीपीपी में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। डिटेल नोट्स भी डाल दूंगा। हैंड रिटन नोट्स में इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि राइटिंग का इशू है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको डिटेल नोट्स देने वाला हूं, जो कि मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आप ले सकते हो। चलो अब बात करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज वेक्टर की। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे कि पहले बात, मान लो अपने पास एक वेक्टर है ये 4 न्यूटन, ठीक। इसको आप यहां की जगह यहां शिफ्ट कर दिए 4 न्यूटन।
तो जब भी आप किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ऐसे यहां से यहां ला सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड का, ना ही चेंज आएगा डायरेक्शन का। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है किसी भी वेक्टर की। क्लियर है? इसके बाद समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर था, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये एंगल था थीटा। अब आप इस ए को यहां ले आए, ए वेक्टर, और बी को यहां ले आए, तो इसका जो रिजल्टेंट है दोनों का, जो उसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो कैलकुलेशन इस पोजीशन पे आ रही थी वही कैलकुलेशन हम इस पोजीशन पे भी कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है? तो पैरेलल शिफ्ट में कोई चेंज नहीं आता है। इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू itself, it does not change। यह चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर को रोटेट कर दें, पैरेलल शिफ्टिंग की जगह हमने उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मान लो वेक्टर था ऐसा 4 न्यूटन और आपने इसको रोटेट कर दिया 4 न्यूटन, तो भाई ये चेंज हो गया। वेक्टर को चेंज कब मानते हैं? कोई वेक्टर चेंज हो गया, हम कब मानेंगे इसको? हम तब मान सकते हैं जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, मतलब 4 की जगह 3 न्यूटन हो जाए, 2 न्यूटन हो जाए, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 4.1 न्यूटन हो जाए। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो हम कहेंगे वेक्टर चेंज हुआ है, या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो यहां देखो, यहां पे मैग्नीट्यूड तो हमने सेम रखा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है। उस वेक्टर का जो इफेक्ट आने वाला था वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहां पे देखो, ये अपने पास ए वेक्टर था, ये अपने पास बी वेक्टर था, ये एंगल थीटा था, मैंने ए को सेम रखा, बी को बदल दिया। अब ये और ये दोनों सेम नहीं हैं, ये अलग था, ये अलग है। क्लियर है? आगे चलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज है, फटाफट समझ लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए ध्यान रखेंगे कि देखिए वेक्टर के पास दो चीजें हैं, ये होता है हेड और ये होता है टेल, हेड और टेल। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर की टेल को एडजस्ट करते हैं, टेल को अटैच करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। टेल को कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, ये किसी ऑब्जेक्ट पे एक्टेड है, काम कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है ना? मान लो ये ऑब्जेक्ट था, मैं ये ऑब्जेक्ट बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे ये मान लो एक ऑब्जेक्ट थी, इस पर वेक्टर ए ऐसे काम कर रहा था और ये वेक्टर बी ऐसे काम कर रहा था। बताओ ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कैसा होगा, या दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे पैरेलल टू इटसेल्फ, जैसे ये था उसी के पैरेलल हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे ए, और बी को भी बी के पैरेलल शिफ्ट कर दो ऐसे बी। तो जो ए की टेल थी उसको हमने बी की टेल से मैच कर दिया, ए की टेल को बी की टेल से मैच कर दिया, मिला दिया। अब यहां पे दो एंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक एंगल जो थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा एंगल जो थोड़ा सा छोटा है। जो छोटा वाला एंगल है उसको कंसीडर करते हैं एज अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
तो क्या समझे? समझे ये कि जब भी 2, 3, 4, 5 जितने भी वेक्टर होंगे उनके बीच का एंगल निकालना रहेगा, तो हम वेक्टर्स को पूंछ पकड़ के ऐड कर देंगे, मिला देंगे। इस वेक्टर की टेल को पकड़ा, इस वेक्टर की टेल को पकड़ा, दोनों को मिला दिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। वेक्टर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन के पैरेलल उसको शिफ्ट कर देंगे। जैसे मैंने ए को ऐसे शिफ्ट किया, बी को ऐसे शिफ्ट किया। ऐसे शिफ्टिंग के बाद जो एंगल छोटा वाला उनके बीच में बन रहा होगा उसको एज अ वेक्टर, सॉरी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कंसिडर कर लेंगे। बताइए, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए या तो आप ए को शिफ्ट कर दो या बी को इधर शिफ्ट कर दो। या तो ए को इधर शिफ्ट कर दो या फिर बी को इधर शिफ्ट कर दो। मैं पहले ए को शिफ्ट करता हूं। पहले मैं ए को शिफ्ट करूंगा तो इसको पकड़ के इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा। बी की टेल के साथ मैंने लाइन खींच दी, ये ए वेक्टर आ गया। और ये जो बी है, बी को मैं ऐसे हाथ ला करके यहां से शिफ्ट करके यहां पे मिला सकता हूं, ये बी। तो आप या तो ऐसे कर लो या इसको इधर ले आओ। ये जो एंगल बना, दिस एंगल विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। छोटा वाला, बड़े वाले एंगल को भी ले सकते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन फालतू में बढ़ेगी। छोटा एंगल लेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसी को कंसीडर किया जाता है। मान लो दो फोर्सेस ऐसे काम कर रहे हैं, एक फोर्स है ए, एक फोर्स है बी। दोनों के हेड मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब कैसे करेंगे? सोचो। देखो, इसको करने के लिए क्या करेंगे? अगेन, या तो आप बी को पैरेलल शिफ्ट कर दो या फिर आप ए को पैरेलल शिफ्ट कर दो। अगर आप ए को शिफ्ट करोगे तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो बी था, ए को शिफ्ट करोगे तो ए ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। या तो आप डायग्राम ऐसा बनाओगे और बी को ऊपर ले जाओ, ये बी। या तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये एंगल हो गया दोनों के बीच में। या फिर ए को एज इट इज रखो और बी को ऊपर कर दो। बनेगा तो सेम ही, दिखने में सेम रहेगा। या तो आप बी को शिफ्ट करोगे या फिर आप ए को शिफ्ट करोगे, क्योंकि हमें टेल से टेल मैच करनी है, तभी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं।